सुप्रभात प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। तिनका कबहु न नींदिए जो पायंतर होय, कबहु उड़ी आँखिन परे तो पीर घनेरी होय। कबीर के इस दोहे के साथ हम लोग आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। आशा है आप लोग इसके अर्थ को भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा है। यानी किसी के भी, यानी छोटे से तिनके की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी छोटे को छोटा नहीं समझनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि वो आंख में छोटा एक तिनका चला जाता है तो भी वह दुखदाई होता है। समझ में आई ना? चलिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभ्यास 8 का प्रारंभ किया था, है ना, जिसका शीर्षक था अलंकार। हम लोग इससे भली भांति परिचित हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को 4 अलंकार पढ़ना था। वो कौन कौन सा था बच्चों? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति, जिसमें हम लोगों ने उत्प्रेक्षा, श्लेष और यमक पढ़ लिया था, है ना। अब हम लोगों को अतिशयोक्ति पढ़ना है आज की कक्षा में। आइए देखते हैं ये अतिशयोक्ति अलंकार है क्या। वैसे तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, है ना बच्चों। फिर चलिए ये साथ में देखिए, ये उदाहरण दिया गया है और इसके माध्यम से स्पष्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है ये पंक्ति? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थ समझ में आ रही है? ये कहाँ का है? लंका में हनुमान जी ने जो आग लगाई थी उसी का वर्णन ये देखिए किस तरह से किया गया है। ऊपर अब ये व्याख्या के रूप में यहाँ बताया गया है। ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर, निशाचर समझते हो ना? निशा में, रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, है ना, भाग गए। यहाँ लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्ट किया गया है ना कि ये लंका दहन के समय ये वर्णन जो है वो क्या कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जलकर भस्म हो गई। ये है ना अतिशयोक्ति। अब चलिए इसमें दिए गए परिभाषा के अनुसार हम लोग विचार करें। जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो, लोक सीमा के बाहर हो अर्थात जो कि विश्वास करने के काबिल न हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। स्पष्ट हो गया है ना? मैं पहले भी बताई अभी तुरंत कि अगर इसका विच्छेद करते हैं सीधी सी इसका अर्थ
सामने आ जाता है अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात अतिशय बहुत अधिक, उक्ति बढ़ाकर कहना। समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ जो कुछ उदाहरण दिया गया है जिसके माध्यम से अतिशयोक्ति अलंकार को स्पष्ट करना है ना? ध्यान से देखिएगा, मैं आगे इसको बताती हुई आगे बढ़ रही हूं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आशा है इन पंक्तियों को आप लोग और इनमें छिपे भाव को समझ रहे होंगे। ये किसका है? महाराणा प्रताप के घोड़े का वर्णन है ना, जिसका नाम ये चेतक, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस उदाहरण में वर्णन देख लीजिए कि महाराणा प्रताप है ना, उनके द्वारा आगे नदियां थी अपार, अपार यानी बहुत बड़ी नदी थी। समस्या आ गई क्या? घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उस पार जा सकता है? राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप ने जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आई, सोचा भी नहीं, सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, तब तक वो चेतक था, वो उस पार छलांग लगा करके चला गया, है ना। अर्थात इस उदाहरण में राणा प्रताप द्वारा सोचने की क्रिया और चेतक के द्वारा नदी पार करने की क्रिया एक साथ बताई गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। समझ में आई ना? अब चलिए दूसरा, काढ़त साथ ही म्यान ते, असिरिपु तनके तनते प्राण। अब देखिए यहाँ किस तरह से बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है ना। यानी इस उदाहरण में म्यान से, म्यान समझते हो ना, तलवार रखने का जो खोल होता है, यानी तलवार को चलाने के पहले उसे म्यान से उसको निकालना पड़ता है। तो क्या है? काढ़त साथ ही म्यान ते, जैसे ही म्यान से तलवार को निकालने, और असिरि पुतंते प्राण, शत्रु के शरीर से प्राण निकलने की क्रिया को एक साथ बताया गया है। समझ में आई? इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। यानी इस चीज को कितना बढ़ा, ऐसा संभव है जैसे ही म्यान से तलवार निकाला नहीं गया कि शत्रु के प्राण चले गए। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से हम लोगों ने 4 अलंकार पढ़ा और चारों के बारे में हम लोगों ने बृहत रूप से जानकारी ली, है ना। उत्प्रेक्षा, जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है। दूसरा था, क्या था बच्चों? श्लेष। श्लेष का अर्थ मैं बताते हुए आप लोगों को बताई थी कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना, जिसमें एक में दूसरा अर्थ चिपका होता है। तीसरा था यमक, जहां की एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ हो। और ये चौथा है अतिशयोक्ति, जहां की किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। इस तरह से इसमें अभ्यास के 4 अलंकारों को हमने पढ़ा, समझा और जाना। अब ये अगला जो है, दूसरा जो टॉपिक था, अपठित काव्यांश, है ना। अब ये देखिए, यहाँ काव्यांश दिया गया है और इसके आधार पे नीचे प्रश्नों को हमें करना है। तो क्या है? निम्नलिखित काव्यांश
काव्य के अंश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। यहाँ ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो विकल्प यानी वैकल्पिक क्वेश्चन इसमें है। अब ये देख लीजिए कि काव्यांश क्या है। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। क्या है आगे? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, फूल निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली को जो खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कितना अच्छा और सुंदर ये काव्यांश है। आशा है आप लोग भी को भी कहीं मौका मिला होगा, और अगर नहीं तो ये जान ली फूल और कांटा शीर्षक कविता से ये काव्यांश लिया गया है ना, जिसके अंतर्गत फूल और कांटा, इसमें कवि ने फूल और कांटा इसका शीर्षक ही है और इन्हीं दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। देख लीजिए, जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। ये फूल और कांटा गुलाब के पौधे का इसमें वर्णन स्वरूप अंकित किया गया है ना। ये गुलाब का जो पौधा है वो एक ही जगह में जन्म लेता है, एक ही पौधा यानी गुलाब का पौधा फूल को भी और कांटे को भी पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही चांद दोनों के ऊपर चमकता है, फलस्वरूप एक ही सी चांदनी है डालता, है ना। चांद जब एक चमकेगा तो फूल और कांटा नहीं बल्कि सारे संसार को एक सी चांदनी देता है। जिस तरह से सूर्य संपूर्ण जगत को एक तरह का उजाला देता है, उसी तरह से चांद जो है वो एक तरह की चांदनी संपूर्ण धरती पर बिखेरती है ना। मेघ उन पर है बरसता एक सा, वर्षा भी है, मेघ जो है उन पर समान रूप से बरसता है। एक सी उन पर हवाएं है बही, हवा भी जो चलती है वो दोनों को समान रूप से आनंदित वो झोंका देती हुई बहती है ना। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, इसके बावजूद कवि का क्या कहना है कि पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन हमेशा हम सबों को ये क्या दिखाई देता है, ढंग उनके एक से होते नहीं। उनके ढंग, उनके व्यवहार, उनके गुण एक तरह के नहीं होते। क्या होता है? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटे का वो गुण है, वो क्या करता है कि किसी की उंगली को वो क्या करता है, बेध देता है। कभी आप लोगों ने देखा है ना कि गुलाब का फूल भी अगर हम तोड़ते हैं तो गलती से अगर वो कांटा लग जाए तो वो चुभ जाता है और उंगली को खून निकाल देता है ना। इसी तरह से फाड़ देता है किसी का वरवसन, किसी के अगर कपड़े में फंस जाए तो वो उसे फाड़ देता है। परंतु फूल निज सुगंध और निराले रंग से, परंतु वो फूल जो है अपने निज, अपने सुगंध, खुशबू, महक और
सुंदर रंगों से वो क्या करता है सदा देता कली को जो खिला। वो अपने गुणों के कारण सुंदर से वो कली को आकर्षक बना करके खिलने के लिए मजबूर कर देता है, यानी वो उसमें ऐसा गुण होता है खटकता एक सबकी आंख में। यहाँ पुनः ये कांटे के लिए है खटकता एक सबकी आंख में। एक कौन? वो कांटा सबके आंख में। अब यहाँ ये दो पंक्तियों में उसके गुण का वर्णन है कि एक जो है वो सबकी आंखों में खटकता है और दूसरा है सोहता सुर शीश पर। और वो दूसरा कौन? दूसरा फूल जिसको कि तोड़ करके भगवान के सिर पर चढ़ाते हैं, जो कि उनके सिर को सुशोभित करता है। इसी तरह से किस तरह कुल की बड़ाई कामदे, यही कहा जाता है कि यहाँ आगे आकर के वो मनुष्य के गुणों से उसकी समानता करते हुए कवि का कहना है कि किस तरह कुल की बड़ाई कामदे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यानी जिसमें बड़प्पन, जिसमें संस्कार होता है, वही अपने कुल की मर्यादा को लेकर के और आगे बढ़ता है। अन्यथा अपने संस्कारों से अगर जिसमें वो बुराई भरी होती है तो वो कुल की मर्यादा को लेकर के नीचे गिरा देता है। समझ में आई बच्चों ना? इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें गुण को, संस्कार को बताते हुए और तब हमें ये अनुसरण करने हेतु कि अब हमें क्या अनुसरण करना है और जीवन को कैसे बनाना है। ठीक है ना? चलिए अब इसमें आए प्रश्नों पे हम विचार कर रहे हैं, जैसा कि विकल्प के रूप में क्या है, यह पौधे के किन अवयवों की बात, यहाँ पौधे के किन अवयवों की बात हो रही है? फूल और फल की, फूल और कांटे की, फूल और पत्तियों की, पत्तियों और कांटे की। सही क्या होगा? फूल और कांटे की। अब दूसरा देखिए, प्रकृति किस प्रकार दोनों को समान भाव से पालती है? चांदनी सभी पर चमकती है। चांदनी मेघ और हवा दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। चांद, बादल और वर्षा समान व्यवहार करते हैं। चौथा, हवा दोनों को समान रूप से सहलाती है। तीनों का जिक्र आया है ना? प्रकृति यानी प्राकृतिक रूप से इसको क्या क्या समान मिलता है? चांद की चांदनी, मेघ और हवा, यानी ये तीनों चीज दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। तीसरा है, कांटे की प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति यानी गुण, उसका क्या गुण होता है? आया है ना? छेद देता है किसी का, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। चलिए, उसका कोई उपयोग नहीं होता। वह फूल की सुरक्षा करता है, वह सभी को आहत करता है, वह उंगली को छेद देता है। तो ये सही क्या हो गया? उंगली को छेद देता है। ठीक है ना? चौथा, फूल सभी को प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि उसकी कोमल पंखुड़ियों के कारण, उसकी मधुरता के कारण, उसकी खुशबू और निराले रंग के कारण, उसकी आकर्षक छवि के कारण। क्या होगा? ये गुण उसकी खुशबू और निराले रंगों के कारण। अब ये इसका अंतिम क्या है? कुल की बड़ाई कब काम आती है? व्यवहार में बड़प्पन होने पर, स्वभाव में अहंकार होने पर, या बड़प्पन का भाव न रहने पर, या अंतिम बड़प्पन में कसर रहने पर। सही क्या होगा? व्यवहार में बड़प्पन होने पर। इस तरह से हम लोगों ने
और पठित काव्यांश वाले प्रश्नों को किया और समझा। आप लोग इसे भली भांति कर लीजिएगा। अगली कक्षा में आगे ये रिवीजन के रूप में जो है वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों।